नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने हूं। दिल्ली से छपने वाले अखबार मेरे हाथ में है। मौसम का मिजाज आज कुछ अलग है, बारिश, बूंदाबांदी और ऐसा लग रहा है आसमान में बादल। एक मेरे पास विकल्प था कि मैं ड्राइंग रूम से आज का वीडियो बनाता, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो उसी बूंदाबांदी के बीच देखते हैं, थोड़ा मौसम का आनंद लेते हुए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि हर रोज़ मैं आपको बताता हूं कि इस अखबार में क्या छपा, क्या छिपा, क्या खास जानकारी है। आज के अखबारों को पलटते वक्त एक खबर और उसका ट्रीटमेंट मैं अखबारों में खोजने देखने की कोशिश कर रहा था। वो खबर थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान की, उस ऐलान की जिसमें उन्होंने कल कहा था कि मध्य प्रदेश में अब मध्य प्रदेश के लड़कों को ही, बेरोजगारों को ही सरकारी नौकरियों में प्रमुखता दी जाएगी, या कहें कि बाहर के बेरोजगारों के लिए, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये ऐलान किया था उन्होंने, एक वीडियो मैंने बनाया है। तो मैं देखना चाह रहा था कि किस अखबार में कैसे छपता है, क्योंकि ये संवैधानिक दायरे के खिलाफ है। भारतीय संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि इस तरह से 100% आप रिजर्व कर दें अपने राज्य में नौकरियों को, कि दूसरे राज्य के लोग वहां आवेदन न दे सकें और वहां नौकरियों में अपनी दावेदारी, उम्मीदवारी नहीं दे सकें। ये संविधान के खिलाफ है। तो मैं जानने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे एक्सप्रेस में इस पर विस्तार से खबर मिली और एक्सप्रेस ने एक अतिरिक्त खबर भी डाली है, और जिसमें लिखा है, बताया है कि कैसे ये सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो फैसले दिए उसके खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है उसके खिलाफ है, और जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 16(2) जो हमें अधिकार देता है भारत के नागरिकों को, उसके खिलाफ है। इस खबर पर आने से पहले कई बार मैं टेलीग्राफ के हेडलाइन की चर्चा करता हूं। आज एक खबर और अखबारों में छपी है, सारे अखबारों में, ज़्यादातर अखबारों में। वो खबर है मिशेल ओबामा से जुड़ी हुई। मिशेल ओबामा ने जिस ढंग से भाषण में ट्रंप की धज्जियां उड़ाई है, उसको लेकर सभी अखबार में खबर है। और मैं क्यों इस खबर पर तुरंत आ रहा हूं, क्योंकि मैं एक हेडलाइन दिखाना चाहता हूं जो उसी खबर की हेडलाइन टेलीग्राफ कैसे लगाता है। यह खबर है सारे अखबार में, मिशेल ओबामा का ट्रंप पर हमला, कहा देश के लिए गलत राष्ट्रपति। ये जागरण ने छापी है। ऐसे ही हर अखबार में, ये हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है, देख पा रहे हैं आप। ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे ही अलग अलग अखबारों ने करीब करीब इसी तरह की हेडलाइन हर अखबार में दी है। एक बार मैं आपको बाकी हेडलाइन भी दिखा देता हूँ। हल्की बूंदाबांदी में मेरे ये जो पन्ने हैं, जो नोट बना के मैं लाया हूँ, वो नोट थोड़े गीले भी हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अखबारों की हेडलाइन के बाद आप शायद समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और किस हेडलाइन का जिक्र करना चाह रहा हूँ। तो आज के सभी अखबारों में छपा ये दैनिक हिंदुस्तान है। दैनिक हिंदुस्तान में भी यही हेडिंग है, ट्रंप देश के लिए ठीक राष्ट्रपति नहीं, मिशेल। ये हेडलाइन है, आप देख पा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा इसको भी, इसके टेक्स्ट लगा दूं। हर हिंदी अंग्रेजी अखबार में करीब करीब ऐसे ही छपा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, भास्कर में भी है, हर अखबार में। टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिए 13 नंबर पेज, और बहुत प्रमुखता से छपी है, चूँकि बहुत तल्खी के साथ मिशेल ने कल बोला है। टाइम्स ऑफ इंडिया की भी यही हेडलाइन है, जो बड़ी खबर है, 4 कॉलम में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक और हेडलाइन आपको बता दूं, दैनिक भास्कर की। उसके बाद मैं आऊँगा कि जो हेडलाइन मैं दिखाना और बताना चाह रहा हूँ, वो हेडलाइन आपको मैं उसके बाद दिखाता हूँ। दैनिक भास्कर में भी ऐसे ही खबर है, जिसमें पिछले पन्ने पे दैनिक भास्कर ने छापा है, जिसमें लिखा है ट्रंप की ज़रूरत नहीं, वो गलत राष्ट्रपति हैं, मिशेल ओबामा। और उसके बाद इस खबर को द टेलीग्राफ कैसे छापता है, बिना कुछ कहे, कई बार इशारों में कैसे कोई बात कह दी जाती है, उसकी मिसाल है टेलीग्राफ की हेडलाइन। हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं और उसके बाद बताऊंगा कि मिशेल ने कहा क्या है। हेडलाइन टेलीग्राफ की यह है, लीडरशिप, देख पा रहे होंगे आप। और उसके नीचे क्या है, एनी रिजम्बलेंस टू इंडिया इज प्योरली कोइंसिडेंटल। इससे कोई भी सामंजस्य एक संयोग है। भारत में या नेतृत्व से जुड़ा कोई भी सामंजस्य एक संयोग है। ये मोटे तौर पर इसका अनुवाद यही है। और बिना कुछ कहे, जैसे होता है ना, कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कहा भी, तो ये उसकी हेडलाइन है। अब मिशेल ने कहा क्या था और उसके बाद मैं बाकी खबरों पर आऊँगा। मैं सिर्फ हेडलाइन का खेल बता रहा हूँ जो टेलीग्राफ करता है। मिशेल ने कहा था
18 मिनट का भाषण था मिशेल ओबामा का, जो भाषण डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सम्मेलन में दिया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें कहा ट्रंप को कई बार साबित करने का मौका मिला कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को उलझाते रहे। मैं यथासंभव ईमानदार और स्पष्ट होकर कहती हूं कि ट्रंप मौजूदा ज़रूरतों को पूरा नहीं करते। वह ऐसे शख्स नहीं जिनकी हमें ज़रूरत है, यह एक तथ्य है। और उसके बाद उन्होंने ट्रंप की और आलोचना की है और उसके बाद कहा है कि 2008 से 2016 तक व्हाइट हाउस में रहने के अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आज उन मुट्ठी भर लोगों में हूं जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए भारी बोझ और ज़बरदस्त ताकत को देखा है। इस पद पर ट्रंप अक्षम साबित हुए। आज हम ऐसे देश में रह रहे हैं जो बुरी तरह बटा है। अगर हम चुनाव में हमने बदलाव नहीं किया तो स्थितियां और ख़राब होंगी। हमें बिडेन के, जो बिडेन का जिक्र कर रही हैं, जो बिडेन के लिए मतदान करना होगा, क्योंकि इस पर हमारी ज़िंदगी निर्भर है। और देश के बंटने का जिक्र किया है। इसी तरह की बात कमला हैरिस ने भी अपने भाषण में इसी तरह के बंटने की बात कही है कि देश बटा हुआ है और इसलिए आपको जो बिडेन को वोट देना चाहिए। ये बहुत खुलकर इसने मिशेल ओबामा ने कहा है और उन्होंने कहा ऐसे मुश्किल हालात देश में ट्रंप ने पैदा किए। उन्होंने कहा है कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव में काफ़ी लोगों ने माना कि उनके वोट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो घरों से नहीं निकले। इसके चलते ट्रंप ओवल ऑफिस में पहुंच गए। अब हम इसके नतीजे भुगत रहे हैं, ये मिशेल ने कहा। और मिशेल के इस कहे को सारे अखबार ने छापा है, भारतीय अखबारों में भी अलग अलग ढंग से अखबारों ने छापा। लेकिन टेलीग्राफ ने कैसे छापा आपने देख लिया। फिर एक बार टेलीग्राफ की हेडलाइन देख लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये टेलीग्राफ की हेडलाइन है, ये आपने देख ली। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या कहना चाह रही थी मिशेल और किस तरह से हेडिंग लगाया टेलीग्राफ ने, और इस हेडिंग के क्या मतलब होते हैं आप समझ सकते हैं। तो ये है, अब ये इसको खेल भी होते कहा जाता है कि ये एक इशारों में कुछ बात कह दी गई है। संदर्भ, साथ में एक नोट भी लगाया गया है कि अगर कोई भारत से कोई स्थितियां सामंजस्य या भारत से कुछ स्थिति मिलती जुलती है तो ये सिर्फ संयोग है, ये कह दिया गया, डिस्क्लेमर लगा दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिस खबर का जिक्र मैंने शुरू में किया था वो खबर थी मध्य प्रदेश की। वो खबर मेरे लिए बहुत मायने रखती है। पता नहीं, मुझे लगता है अखबारों को उसको प्रमुखता से छापना चाहिए था और मीडिया की बहुत अहम भूमिका होती है कि कैसे एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने एक फरमान जारी किया। और वो अभी इसलिए हुआ है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव का मौका है, युवाओं को लुभाना है। रोजगार मध्य प्रदेश में मिला नहीं, बेरोजगारी चरम पर है। और बीते 15 साल, बीच के कुछ महीनों को छोड़ दें जो कमलनाथ ने सत्ता चलाई, उसके पहले के अगर सालों को देखें तो 15 साल तक खुद सत्ता में रहे शिवराज। तो आज उनके पास अपनी नाकामी को कैसे दिखाएं, तो इसलिए उन्होंने एक फरमान जारी किया है। उस फरमान के क्या मायने हैं आपको मैं बताता हूं। और इस पर एक वीडियो मैंने कल भी बनाया था, उस वीडियो में भी बहुत सारी बातें की थी। अब क्या एक्सप्रेस ने छापा वो एक हेडिंग से मैं आपको दिखा दे रहा हूं। एक तो मुख्य खबर है, लेकिन दूसरी जो खबर है वो अहम है, जिसमें कोर्ट ने अब तक क्या किया है वो सारी जानकारी इसमें अपूर्व विश्वनाथ की खबर है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे संविधान इस तरह के भेदभाव की इजाज़त नहीं देता। डोमिसाइल रिजर्वेशन को पहले भी खारिज किया जा चुका है। और संविधान का आर्टिकल 16(2) वो क्या कहता है? आर्टिकल 16(2) सार्वजनिक पदों पर अवसर में राज्य के अधीन, अंग्रेजी में लिखा, मैं हिंदी बता रहा हूँ, राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास या इनमें से किसी भी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा, न उसे उसके साथ विभेद किया जा सकता है। यह भारतीय संविधान का आर्टिकल 16(2) कहता है। लेकिन शिवराज ने क्या किया? 100% रिजर्व कर दिया। 100%। सवाल 100% के रिजर्व करने का है। और यही दिलचस्प बात यह है कि कमलनाथ से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मुखालफत नहीं की है, क्योंकि सबके सामने चुनावी मौसम है, 27 सीटों पर चुनाव है। सबको कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहते जिससे युवा या राज्य के लोग नाराज हो जाएं, क्योंकि दिखने में तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। लेकिन विवेक तन्खा, वो भी कांग्रेस के नेता हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत की है। और उन्होंने एक बात कही है, एमपी भी हैं, उन्होंने एक बात कही है कि ये शिवराज का जो ऐलान है ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट जो पहले हुए हैं, जिसमें 100% आरक्षण के
खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए, फैसले दिए हैं, ऐसे तमाम जजमेंट का उल्लंघन है और साथ में जो भारत का संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ है। यह सिर्फ विवेक तन्खा का बयान आया है। कमलनाथ ने तो सिर्फ कहा कि आपने मेरी नकल कर ली, हमने भी 70% आरक्षण दिया था प्राइवेट नौकरी में, क्योंकि कमलनाथ ये जुलाई में पिछले साल उन्होंने किया था। प्राइवेट नौकरियों में 70% रिजर्वेशन का ऐलान और फैसला कमलनाथ ने किया था। तो कमलनाथ तो श्रेय ले रहे हैं, लेकिन विवेक तन्खा ने कहा। अब इसमें खबर क्या है, और मैं उम्मीद करूंगा कि बिहार और यूपी के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ कम से कम मुखालफत करेंगे, क्योंकि जब इस मंशा से कोई ऐसी बात कही जाती है, ऐसा प्रावधान और कानून संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करके बनाने की बात होती है, तो उनके निशाने पर, उनके जहन में बिहार यूपी के लोग होते हैं। हजारों लाखों लोग जो बिहार यूपी से सबसे अधिक नौकरियों के लिए अलग अलग राज्यों में न सिर्फ जाते हैं प्रवासी मजदूर की तरह, बल्कि रोजगार के दफ्तरों में भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं और नौकरियां पाते हैं। बिहार में यूपी के लोग करते हैं, यूपी में बिहार के लोग दूसरे राज्यों में, और ऐसी व्यवस्था है जनरल कैटेगरी में। ऑलरेडी SC ST रिजर्व है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला है कि जिस राज्य के निवासी होंगे उस राज्य में वो अधिकारी होंगे वहाँ कोटा पाने के। लेकिन अब यहाँ बात आती है 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के उस नोटिफिकेशन को रद्द किया था, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं को नौकरी के लिए मूल निवासी होना ज़रूरी है, उन्हें तवज्जो मिलेगी। उसको रद्द किया था। 2002 में भी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में भी ऐसा ही फैसला दिया था। तब स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ने जिले के मूल निवासी के लिए अलग से प्रावधान बना दिया था। ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 16(2) और आर्टिकल 16(3) का ही हवाला देकर 2 जजों की पीठ ने पहले फैसला सुनाया। हालांकि कुछ राज्य ऐसे कानूनी प्रावधानों को बनाने की सोच रहे हैं जिसमें लोकल को रिजर्वेशन हो। इसमें भाषा के आधार पर भी रिजर्वेशन देने की बात है। जैसे महाराष्ट्र ने ये प्रावधान किया है कि 15 साल से जो रह रहे हैं और मराठी बोलते हैं। उत्तराखंड के कुछ नौकरियों में है कि रिजर्वेशन का प्रावधान है, जो उसका एक पैमाना उन्होंने बनाया। बंगाल में कुछ नौकरियों में है कि जो बंगाली बोल या लिख सकता है। कर्नाटक सरकार ने भी 2017 में प्राइवेट नौकरियों में ऐसा कुछ किया था। अब एक मैं अगर लिस्ट बताऊं जो कल के वीडियो में बताया था, इसलिए मैं उस पर लंबी बात नहीं करूंगा, कि कई राज्यों में हाल के वर्षों में ये शुरू किया कमलनाथ ने, और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी पिछले साल कर दिया था कि 75% प्राइवेट नौकरियां वो राज्य के जो लोग हैं उन्हीं को मिलेगा। और उसके बाद राजस्थान सरकार का भी देख रहा हूँ, सितंबर 2019 में हरियाणा ने भी कर दिया 75% प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण। ये अलग अलग राज्यों ने कुछ कुछ किया है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला का चूंकि चुनाव के पहले चुनावी वादा था इसलिए किया, लेकिन 100% आरक्षण, 100% रिजर्वेशन, और 100% रिजर्वेशन सूबे के लोगों के लिए, और 100% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में भी, ये कहीं नहीं है। और ये इसी का सवाल है कि ये संविधान की जो आत्मा है, संविधान का जो अधिकार, संवैधानिक अधिकार है भारत के नागरिक को कहीं भी नौकरी करने का, उसके खिलाफ है। अब इसमें हुआ क्या है, उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया, कई अखबारों में छपा है, हालांकि ये खबर उस तरह से जैसे एक्सप्रेस ने छापी किसी ने नहीं छापी, हिंदू ने भी पहले पेज पर छापी है, छिटपुट खबरें छपी है, लेकिन ये पहलू कि कहाँ संवैधानिक जो अधिकार है उसका उल्लंघन है, इसके क्या मायने हैं, ये किसी ने नहीं छापा। एक हिंदू ने छापा है जिसमें उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट का जिक्र है। वो ट्वीट मैं दिखा दूंगा, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तो सबको नौकरी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रिजर्व किया गया, ये उन्होंने कहा है। तो ये एक खबर है। उम्मीद करेंगे, मैं फिर कहूँगा कि हम उम्मीद करेंगे कि यूपी के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर विरोध करेंगे। उम्मीद करेंगे कि कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा। उम्मीद करेंगे कि देश के जो बड़े वकील हैं, जो संवैधानिक मर्यादाओं के लिए लड़ते हैं, वो अदालत में जाएंगे, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, ताकि शिवराज सिंह चौहान ऐसा कोई कानूनी इंतज़ाम न कर सके। इस खबर को यहीं ख़त्म करते हैं। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में और बाकी अखबारों में भी है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रमुखता से एक खबर है पहले पन्ने पर, बाकी खबरों पर आने से पहले, कि भारत में हर 4 में से एक शख्स ऐसा है, सर्वे के आधार पर, जो सीरो सर्वे हो रहा है उसके आधार पर पता चल रहा है, एक शख्स ऐसा है जिसके भीतर एंटीबॉडी डेवलप हो रहा है। ये एक अच्छा संकेत है। और इसमें 4 शहरों का जिक्र है, जिसमें दिल्ली है, पुणे है, मुंबई है, जहां ये टेस्ट किया गया है
कि जो 2 लाख लोगों पर टेस्ट अगर किया, जिसमें 24% लोगों के भीतर एंटीबॉडी डेवलप हुआ है, और ये एंटीबॉडी विकसित होना कोविड से लड़ाई में मदद करता है और उसके खतरे कम हो जाते हैं। एक अच्छा संकेत है। एक सर्वे किया गया 2 लाख लोगों पर, और ये सीरो सर्वे दिल्ली में बार बार हो रहा है, और दिल्ली, खास तौर से दिल्ली ने इसमें लीड लिया है। दिल्ली ने पहले किया था जिसमें 23% सीरो पॉजिटिव पाए गए, और पुणे में भी किया। उसके बाद एक खबर नेपाल को लेकर है दोस्तों, चूँकि नेपाल की बात हम बार बार करते हैं। चीन और नेपाल की जब बात करते हैं, चीन को लेकर तो लगातार बात हो रही है, लेकिन नेपाल की तरफ से जो चीन की शरारत है उसकी बात बहुत कम आ रही है। लेकिन आज जागरण ने छापी है, एक खबर पहले भी आई थी, जागरण ने एक खबर पिछले पन्ने पर छापी है, खबर दिखा दे रहा हूँ। ये खबर है, उत्तराखंड में लिपुलेख सीमा पर चीन ने तैनात किए टैंक। आपको पता होगा कि नेपाल अपने नक्शे में नेपाल ने फेरबदल किया है। भारत के 3 इलाके जो उत्तराखंड में हैं उसको नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल किया है। अब इसमें खबर ये है, 2-3 खबरें हैं। एक खबर इसमें ये है कि चीन ने, ये पहले भी एक बार खबर मैंने बताई थी कि चीन ने उस इलाके में दर्रे, लिपुलेख और उस इलाके में जो दर्रे हैं, ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ 1000 से ज़्यादा सैनिकों की तैनाती चीन ने की है। क्योंकि चीन लद्दाख में पहले जो कर रहा है, कर चुका है, वो आपको पता है। अब उत्तराखंड की तरफ भी नेपाल को शह दे रहा है चीन। इसमें खबर यह है कि चीन ने लिपुलेख सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर पाला में जुलाई में ही स्थायी चौकी बनाकर 1000 जवानों की तैनाती कर दी थी चीन ने, जिसका जिक्र मैंने किया। अब वहीं पर उसने, चीन ने LAC के पास सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है, और उसके बाद जो जानकारी है उसके मुताबिक LAC से करीब 10 किलोमीटर के दायरे में चीन ने टैंक सहित दूसरे भारी शस्त्रों की तैनाती की है। और चीन की यहाँ 77 कॉम्बैट कमांड की 150 लाइट कंबाइंड आर्म ब्रिगेड CAB तैनात है, जिसमें तोप, टैंक, हेलीकॉप्टर, ये सब कुछ है। तो ये एक चिंता की बात है, और हम इसको सुलझा नहीं पा रहे हैं। ये इतना ही बड़ा सच है। ये अलग बात है कि हम बार बार, या भारत के प्रधानमंत्री ये बयान दे चुके हैं, ना कोई घुसा है, ना कोई घुस आया है, ना कोई घुस के बैठा है, ना किसी ने कब्जा किया लद्दाख के संदर्भ में। लेकिन वहाँ भी वही स्थिति है, घुसपैठ बनी हुई है। उस पर मैं लगातार वीडियो के जरिए बता रहा हूँ, और यहाँ उत्तराखंड के इलाके में भी चीन की ये शरारत है। इसी से जुड़ी हुई एक खबर नवभारत टाइम्स में पूनम पांडे की खबर है, पिछले पन्ने पर छपी है। हेडिंग में बता दे रहा हूँ, ये खबर है। इसमें पूनम पांडे ने एक जानकारी दी है कि काला पानी पर नेपाल की चाल, बुन रहा किताबी जाल। इसमें पूनम पांडे ने लिखा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को जानकारी मिली है कि नेपाल, जो नक्शे की बात पहले भी मैंने की थी, उस नक्शे को कैसे दुनिया में उसको मान्यता दिलाए। गूगल पर खास तौर से गूगल से बात कर रहा है, ताकि वो जो नक्शा है, नेपाल के वर्जन वाला नक्शा, जिसमें भारत के 3 इलाके को उसने शामिल किया है, काला पानी पर भी अपना दावा जताया है, लिपुलेख के कुछ इलाकों को, वो उसको दुनिया में मान्यता मिल जाए, और गूगल पर कम से कम वो नक्शा, नेपाल का नक्शा दिखने लगे। लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। ये खबर सिर्फ है कि इंटेलिजेंस एजेंसी को ये जानकारी मिली है कि ये किताब को अलग अलग देशों के एम्बेसी में बांटने की योजना नेपाल बना रहा है। ये किताब UN को भी भेजने की कोशिश कर सकता है। इस बीच ये आपको पता होगा कि नेपाल और भारत के अधिकारी उत्तराखंड के कुछ मुद्दों पर, वहाँ जो स्थायी निर्माण को लेकर मीटिंग्स हुई है अभी दोनों देशों के कुछ अधिकारियों की। हालांकि उसमें जिला स्तर के अधिकारी थे और नौकरशाह थे, लेकिन उनकी मीटिंग हुई है। ये खबर है। उसके बाद मध्य प्रदेश की खबर मैं बता चुका। उसके बाद एक खबर है जो बार बार मैं कहता हूँ, जब भी SYL की बात होती है तो बहुत धमकाने वाली बात होती है। इस बार भी फिर से SYL का मुद्दा उठा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार मध्यस्थता कर रही है, और इसी बीच ये धमकी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से एक धमकी, हर बार ऐसा होता है कि वो धमकी इसी तरह से मिलती है पंजाब की तरफ से कि पंजाब जल उठेगा। अगर पंजाब की बात नहीं मानी गई या पंजाब के हितों को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया तो पंजाब जल उठेगा। ये हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर छापा है, कुछ अखबारों में खबरें हैं, लेकिन मैं उसके बाद ये खबर इसमें अमर उजाला में भी है, बाकी अखबारों में भी है। अब ये जो चुनौती और धमकी है, मुझे लगता है इतने सालों से मुद्दा है, कितने चीफ मिनिस्टर आए गए, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में लड़ते हैं,
और कई बार इस पर आंदोलन भी हुआ, लेकिन ये मामला सुलझता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मध्यस्थता केंद्र सरकार कर रही है तो भी नहीं सुलझ रहा है। और कई बार ऐसा हुआ कि दोनों राज्य में एक पार्टी की सरकार रही, हरियाणा में या पंजाब में, तब भी वो सुलझने के आसार नहीं होते हैं। अक्सर ऐसा होता है, दो पार्टी की सरकारें वो लड़ती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सुलझता हुआ इस बार भी नहीं दिख रहा है। इसके पहले भी हुआ था, जब पंजाब में जो भी सरकारें रही, हर बार हुआ। इस बार हुआ कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सतलुज यमुना लिंक नहर का विरोध करते हुए दो टूक कहा कि राज्य के लिए भावनात्मक मुद्दा है। अगर नहर का पानी हरियाणा के साथ साझा करने के लिए कहा जाता है तो पंजाब जल उठेगा। और वीडियो लिंक के जरिए ये मंगलवार को मीटिंग हुई थी मनोहर लाल और जल शक्ति मंत्री, जो केंद्र के मंत्री हैं, गजेंद्र शेखावत के बीच। और उसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। ये मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बैठक हुई थी और दोनों राज्य अपने रुख पर अड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दशकों पुराने विवाद में केंद्र सरकार मध्यस्थता करे, और उसके बाद ये मामला ऐसे ही फिर से उलझता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, चिंता की बात है कि इस तरह की चुनौती, इस तरह की धमकी, इस तरह की चेतावनी कम से कम मुख्यमंत्रियों को नहीं देनी चाहिए, और सुलझने और सुलझाने की कोशिशें होनी चाहिए। एक उसके बाद रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर है। अब मौसम आप देख रहे हैं पीछे कैसा होता जा रहा है, थोड़ा अंधेरा होता जा रहा है। बीच में मैंने शुरू किया था तब बूंदाबांदी भी हो रही थी, फिर भी मैंने सोचा कि आज तो यहीं से करना चाहिए। एक खबर जो नौकरियों से जुड़ी हुई है, जो कोरोना काल में कोरोना का विस्तार हो रहा है, ये आपको पता है। लगातार कोरोना के खतरे, यूपी में 2 कैबिनेट मिनिस्टर की मौत हो चुकी है, एक मंत्री को फिर हुआ है, और कोई संतरी से लेकर मंत्री तक, नौकरशाह से लेकर पुजारी तक, मठ के महंत तक, कोई बचा नहीं कोरोना से। इसलिए अभी भी सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधानियों का पालन करें। ये अलग बात है कि 2 गज ज़रूरी, मास्क हैं ज़रूरी। उसके बाद भी हमने देखा था कि अयोध्या में प्रधानमंत्री समेत तमाम नेता मंच पर थे। उस मौके पर भी जो महंत थे उन्होंने न मास्क पहना था, न उनसे 2 गज की दूरी कोई बना रहा था। उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अभी कुछ दिन पहले मेदांता में थे। अभी ताज़ा अपडेट क्या है नहीं पता, लेकिन हम नौकरियों की खबर पर आते हैं। ये एक खबर है, इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है, जिसमें 50 लाख वेतनभोगी कर्मचारियों की नौकरियां गई है। ये आंकड़े जो है CMIE है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये एक संस्था है जो सर्वे करती है और इसको काफ़ी मान्यता मिली हुई है। लोग मानते हैं कि काफ़ी मशक्क़त के बाद बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे ये लोग करते हैं, और कोरोना काल में कई बार इनके सर्वे आए हैं और उन सर्वे पर काफ़ी सवाल बवाल और बहसें हुई है। तो ये जो सर्वे है, इसमें कहा गया कि जुलाई में 50 लाख कर्मचारियों की नौकरी गई। लॉकडाउन और कोरोना काल में करीब, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, जो इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है सर्वे, बाकी जगह मुझे ऐसा सर्वे का हिस्सा दिखा नहीं। लॉकडाउन और कोरोना काल में कुल आंकड़ा 18.9 मिलियन, यानी करीब 1 करोड़ 90 लाख की नौकरी गई। वेतनभोगी की बात हो रही है, सैलरीड एम्प्लॉय की। इसमें वो मजदूरों की बात नहीं है, प्रवासी मजदूरों की, इसलिए बहुत अहम है। और उसके बाद अप्रैल में 1 करोड़ 77 लाख वेतनभोगियों की नौकरी गई, मई में लगभग 1 लाख, जून में लगभग 39 लाख, जुलाई में 50 लाख। और जो ये CMIE है, उनके CEO महेश व्यास के मुताबिक वेतन वाले कर्मचारियों की नौकरियां जल्दी जाती नहीं, और जब जाती है तो फिर मिलने में मुश्किल होती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और देश में जो रोजगार जितने सृजित होते हैं उसमें 21% रोजगार इस तरह के वेतनभोगी कर्मचारियों के होते हैं, मतलब सैलरीड रोजगार होते हैं। और इसमें चिंता की बात सिर्फ ये है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उसमें बहुत सारे लौट जा रहे हैं, जहां काम, जो लॉकडाउन की जगह जहां अनलॉक हो रहा है, काम शुरू हो रहा है, वापस आ रहे हैं, कुछ काम मिलेगा। हालांकि करोड़ों लाखों लोगों का अभी वो सर्वे डिटेल नहीं आया है कि जो बेरोजगार हुए, जो बेदखल हुए, उनमें से कितने लोग वापस लौटे और किन्हें नौकरी मिली। इस आंकड़े को लेकर अभी कन्फ्यूजन है, कई तरह की बातें, दावे हैं। लेकिन नौकरी वाले में सबसे बड़ी मुश्किल है जिसकी नौकरी छूट जाती है, उसकी नौकरी मिलने में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को आज की तारीख में मुश्किल होगी, क्योंकि नौकरी करने वाले वो लोग हैं जो वो सब काम नहीं कर सकते जो प्रवासी मजदूर करते हैं। तो ये एक सवाल है और यही खबर है। इसी में एक हिंदुस्तान में एक दूसरी लीड है, वो भी बता दूं, चूंकि नौकरियों का मामला है और ये जो आने वाले समय में इसकी चिंता और बढ़ने वाली है। कोरोना से जब मुक्त होंगे तब पता चलेगा कि देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई। ये रिपोर्ट है
हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर छापी है, देख पा रहे हैं, जिसमें कहा है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कोविड-19 युवा रोजगार संकट से निपटना शीर्षक से ILO जो बोलते हैं ILO ADV की रिपोर्ट मंगलवार को आई है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि 15 से 24 साल के 22 करोड़ युवाओं के रोजगार पर कोरोना के कारण संकट की आशंका है। 5 युवा कामगारों में 4 असंगठित क्षेत्र में हैं, इनमें से 1 गरीबी में रहा है। 1 करोड़ से अधिक युवाओं को एशिया और प्रशांत क्षेत्र में नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ये पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्र की बात की जा रही है। और देश की बात करेंगे तो देश में कोरोना महामारी के कारण 41 लाख युवाओं को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। इसके आंकड़े थोड़े अलग हैं, जो आंकड़े CMIE की है, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ILO की रिपोर्ट है। तो अब ये आंकड़ों में भी थोड़ा सा अलग अलग आंकड़े अलग अलग होते हैं। तो ये हिंदुस्तान ने छापा है, लेकिन हर जगह नौकरियों की चिंता है। उसके बाद बाकी अखबारों में एक वो खबर है फेसबुक को लेकर जो हंगामा मचा है, वो खबर है जिस तरह से कांग्रेस ने कल चिट्ठी लिखी फेसबुक को, आंखी दास के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको कल के वीडियो में बता चुका कि बीजेपी कैसे बचाव में फेसबुक के साथ खड़ी है। उस पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए कि मामला फेसबुक का है, आरोप फेसबुक पर है, तो फिर बीजेपी क्यों बचाव कर रही है। और मौसम का देखिए कि बारिश बूंदाबांदी का मौसम है, पीछे बादल आपको दिख रहा होगा और उसके बाद भी पसीना है, तो उमस भी साथ है। लेकिन चलिए, मुझे लगता है कि इस उमस में ही अपनी बात मैं करता हूँ। तो ये खबर है, और ये मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आंखी दास जो फेसबुक की जो पॉलिसी प्रमुख थी, पॉलिसी डायरेक्टर, उनके खिलाफ एक FIR छत्तीसगढ़ में दर्ज हुआ है। जिन लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी वजह से या उनके समर्थन में कुछ लोग गाली गलौज कर रहे हैं, उसमें आवेश तिवारी एक पत्रकार हैं, जिन पर पहले आंखी दास की तरफ से FIR किया गया था, वो कल के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। PM केयर्स फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कह सकते हैं कि जो लोग चाहते थे कि पैसा ट्रांसफ़र किया जाए NDRF में, उनको झटका लगा और बीजेपी या सरकार की जो राय थी या जो पक्ष था वो मजबूत हुआ। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें कहना चाह रहा था, लेकिन अभी अचानक ये बारिश तेज़ हुई है पीछे, तो मुझे उठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मेरा लैपटॉप भी है। और ये देखिए भाई साहब ने सामने ये छाता लगाया, देखिए ये छाता है, तो अब ये लैपटॉप है, ये फ़ोन है, अब ये भीगने वाला है। इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। और उसके बाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा। और एक बात और, बहुत सारे साथी इसको फेसबुक पर मेरे वीडियो को अपलोड करते हैं, मेरे से पूछते नहीं या मुझसे बात नहीं होती है। उनसे आग्रह है कि बिना पूछे हुए मेरे वीडियो को अपने फेसबुक पेज पर अपलोड ना करें, और जो लोग अपलोड करते हैं वो एक बार मुझसे बात करें। तो दोस्तों, यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। बूंदाबांदी के बीच आप भी आनंद लीजिए मौसम का। फ़िलहाल नमस्कार।